तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव जूम सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और गुलाब की तरह महक रहे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे चार्जेस ऑन सिक्योरिटी पे। तो सभी साथी जो जुड़ चुके हैं यहाँ पर देखिए, सुमित श्रीवास्तव जी एकदम बिल्कुल, हाँ ये हुई ना बात, बढ़िया करके बैठ गए एकदम कॉपी किताब लेके। तो लिखना बहुत जरूरी है, पढ़ना जैसे जरूरी है ठीक उसी तरह लिखना भी जरूरी है। तो पंच सूत्र का जो पालन करते हैं वो उनको फिर क्रेडिट लिंकेज मिलता है ना एसएचजी में, है ना सुमित जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थम्स अप करके बता दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और पीछे का विजुअल्स जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आपको भली भांति दिख पा रहा है तो भी एक थम्स अप कर दीजिए। चैट बॉक्स में कर सकते हैं या स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह पंच सूत्र का पालन करते हैं तो क्रेडिट लिंकेज मिलता है एनआरएलएम एसएचजी में, ठीक उसी तरह जीवन का भी एक पंच सूत्र है, सफलता का भी एक पंच सूत्र है। अगर उस पंच सूत्र का पालन करते हैं तो हमें प्रमोशन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, सम्मान मिलता है, योग्यताएं मिलती है, दीक्षा मिलती है, तमाम चीजें मिलती है। वो पंच सूत्र है, पहले पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा समझना और चौथा अभ्यास करना और पांचवा है दोहराना। तो ये पंच सूत्र का जब अगर पालन करते हैं तो वो आपको तमाम सफलताएं जो आपने जीवन में आगे आने वाले समय में अपने लिए चाही हैं वो सारी चीजें आपको जो है मिलती हैं। तो सभी साथियों का एक बार फिर से औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए आज के सेशन में मैं लिए चलता हूं आपको। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फॉर कमिंग प्रमोशन एग्जाम। एक ऐसा टॉपिक है जो चार्जेस ऑन सिक्योरिटी है कि सभी एग्जाम्स में जो है इसके सवाल आते हैं और प्रमोशन एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। तो स्क्रीन पर कोई भी साथी टच नहीं करेंगे, स्क्रीन पर टच करते ही जो है आपके जो यहाँ पर जरा इसको स्क्रीन वगैरह को जो है आप टच नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और फिर हम लोग सही तरीके से सेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं चार्जेस ऑन सिक्योरिटी पे। तो चार्जेस ऑन सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम्स में हमेशा अपना स्थान सुनिश्चित करता है। जिस तरह हम लोग लोन देते हैं और लोन देने में चार्जेस ऑन सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट कंप्लायंस होता है, ठीक उसी तरह प्रमोशन एग्जाम में भी चार्जेस ऑन सिक्योरिटी एक कंप्लायंस होता है, उसके सवाल जरूर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस ऑन सिक्योरिटी क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जब हम बैंकिंग में 5B आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आप देखे होंगे कि बैंकिंग की परिभाषा को वहां पर बताया गया है कि पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना, पब्लिक से जमा राशि स्वीकार करना और उसी जमा राशि को ऋण के रूप में जरूरतमंद लोगों को देना। तो सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, सिक्योरिटी यहाँ पर तब काम आता है कि जब हम जो पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार किए हैं उस पब्लिक डिपॉजिट को जरूरतमंद लोगों तक समय रहते जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पहुंचाएंगे। तो जब वो लोन के रूप में देंगे तो वहां पर कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी को ऋण के रूप में ऋण के रूप में राशि वित्तीय सहायता देते हैं, वित्त पोषण करते हैं, तो कोई बिजनेस करेगा, कोई नीट करेगा, किसी उद्योग धंधे में पैसा लगाएगा और उससे आय कमाएगा। तो बिजनेस चल गया तो उसी से पैसा पेड कर देगा, और अगर बिजनेस नहीं चला तो उसके पीछे की सिक्योरिटी क्या होती है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बेसिकली, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स। हम ऐसी कोई एसेट्स हमारे पास रखते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसको लोन न चुकता होने की स्थिति पर हम उसको जो है सेल करके हमारा पैसा जो है हम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स। तो अगर आपसे पूछा गया सिक्योरिटी क्या है तो सिंपल एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, सिक्योरिटीज आर द ट्रेडेबल फाइनेंस एसेट। तो ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स को हम एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते हैं ताकि अगर उधार ग्रहीता द्वारा
लिए गए ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उस कंडीशन में फिर वो जो ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स है उसको हम क्या करते हैं, उसको ट्रेड कर देते हैं और पैसे वसूली करके हमारे ऋण की राशि को चुकता करते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी के कितने प्रकार हैं। सिक्योरिटी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होता है और एक कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। ज्यादातर ये जो पहला वाला अभी जो बात अभी कह रहा हूँ, ये प्रमोशन एग्जाम्स में इंटरव्यू के पार्ट में पूछा जाता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है। तो आइए हमको सरल तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है जिसमें एक उधार ग्रहीता को जो लोन के रूप में दी गई राशि से अगर कोई सिक्योरिटी परचेस करता है तो वो सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्राहक आपके शाखा में कार लोन लेने के लिए आवेदन करता है और योग्य ग्राहक है, उसको कार ऋण स्वीकृत की जाती है और वो कार ऋण के तहत जो राशि वितरित की जाती है वो किसी डीलर को की जाती है, मारुति को, हुंडई को। तो जो पैसा दिया गया उससे उन्होंने एसेट खरीदा, क्या, कार, तो वो जो सिक्योरिटी होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी मीन्स, प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब है कि ऐसी सिक्योरिटी जो बैंक से दिए गए क्रेडिट से क्रिएट किया गया हो उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक के दिए गए पैसे से अगर बारोवर कोई सिक्योरिटी परचेस करता है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स एंड प्राइमरी सिक्योरिटीज is the asset created out of the credit facility extended to the borrower। बैंकें जो भी क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करती हैं बारोवर को, तो उस क्रेडिट फैसिलिटी के तहत अगर बारोवर कोई एसेट तैयार करता है, एसेट लेता है, तो वो कहलाता है प्राइमरी सिक्योरिटी। सपोज आप किराना शॉप को लोन देते हैं 1 लाख रुपए का मुद्रा के तहत, तो वो क्या खरीदता है, स्टॉक खरीदता है, तो स्टॉक क्या हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी। चलिए अब समझते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जो नया जो अगला सिक्योरिटी है उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कोई एडिशनल सिक्योरिटी हम अगर बोरोवर से ले लेते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहली प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, बैंक के दिए गए पैसे से, जो लोन से दिए गए पैसे से एसेट परचेस किया तो उसको प्राइमरी सिक्योरिटी। और उसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी ले लेते हैं, मान लीजिए एफडीआर ले लिए, कोई घर के प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए और गोल्ड ले लिए, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी लिए जो वो बोरोवर अपने पैसे से खरीदा है, पहले से ही खरीदा हुआ है, तो ऐसी सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी is an asset which a borrower is to be deposited with the bank or lender as a condition of obtaining a loan which can be sold off if the loan is not repaid। तो कोलेटरल सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी है, कौन सी सिक्योरिटी है, जो बोरोवर द्वारा डिपॉजिट किया गया है लेंडर के पास, बैंक के पास, और उसको जो है बैंक बेच सकती है अगर लोन रिपेड नहीं हुआ तो। ठीक है, तो दो तरह की सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर देख पाए हैं। दो तरह की सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी है जो प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी इज द एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द बोरोवर and the collateral security an asset which is borrowed to be deposited with the bank lender as a condition of obtaining a loan which can be sold off if the loan is not repaid। तो कोलेटरल सिक्योरिटी सरल तरीके से हम समझेंगे कि बैंक के दिए गए पैसे के अलावा अगर कोई सिक्योरिटी हम बोरोवर से लेते हैं तो वो हो जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी। और बैंक के दिए गए पैसे से अगर जो एसेट परचेस करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। एकदम क्लियर बात है, ठीक है साहब। आप उदाहरण के तौर पर किसी को केसीसी लोन देते हैं तो पैसा देते हैं तो उसमें क्रॉप खड़ा होता है, तो क्रॉप हो गया प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया। और जैसे हमने व्हीकल लोन बताया, और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, किसी को आप बड़ा सा व्हीकल लोन दिए हैं, उसके अलावा एक एफडीआर ले लिए 5 लाख का, तो कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी के क्या क्या जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है। पहले हम जाने सिक्योरिटी क्या होता है। सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स होता है।
हम पूरा हमारे यहाँ फाइनेंशियल एसेट जो है यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो 1 मिनट, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ जरा, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट जरा। चलिए, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, एक व्यवधान आ गया था। तो अब बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। तो पहले जान गए हम सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज ए ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स। तो सिक्योरिटी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक के लोन के रूप में दिए गए पैसे से अगर कोई एसेट परचेस करता है तो उसको प्राइमरी सिक्योरिटी, उसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी लेते हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जानते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है प्रभार। हम कोलेटरल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि अगर बैंक के दिए गए पैसे की सामान्य तरीके से वसूली नहीं हो पाती है तो उन एसेट्स पर हमारा कब्जा हो जाए, उन एसेट को हम बेच पाएं, तो ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रभार दर्ज करना। इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज क्रिएट करना। तो चार्ज मतलब क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट, जो क्रेडिटर और डेटर, मतलब जो लेंडर और बोरोवर के बीच में होता है, जिसमें एक सिक्योरिटी का इंटरेस्ट क्रिएट करता है सिक्योर्ड एसेट से कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए इस पर आपका प्रभार दर्ज रहेगा। अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरी सिक्योरिटी को आप बेचकर अपनी जो डेट की वसूली कर सकते हो। ये जो एग्रीमेंट है बोरोवर और लेंडर के बीच, उसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है? ए चार्ज मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर that the creditor has an interest in the secured asset as a security for a debt। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें बारोवर ये इंटरेस्ट जताता है कि मेरा ये सिक्योरिटी जो आपके पास रख रहा हूं, ये मेरे दिए गए, आपके द्वारा दिए गए लोन के सिक्योरिटी में है। अगर मेरे द्वारा लोन रिपे नहीं किया जाता है तो ये जो सिक्योरिटी आप इसको सेल कर सकते हो और अपने पैसे की वसूली कर सकते हो। ये जो एग्रीमेंट है बैंकर और जो बोरोवर और जो लेंडर है इनके बीच का, उसको बोलते हैं चार्ज। तो प्रभार दर्ज इसको बोलते हैं, चार्ज। अब ये जो चार्ज है, अब कितने प्रकार के चार्ज होते हैं? एक होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जहां पर सिक्योरिटी नहीं बदलती, सिक्योरिटी जहां पर फिक्स रहती है उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। इफ देयर इज नॉट एनी चेंज इन सिक्योरिटी देन इट इज ए कॉल्ड फिक्स चार्ज। तो सिक्योरिटी दो तरह के सिक्योरिटी होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो है फाइनेंशियल, जो ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर चार्ज किसको बोलते हैं? बारोवर और लेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट के तहत बारोवर ये सहमत हो जाता है कि साहब ये मेरी सिक्योरिटी है, इसको आप अपने पास जो है, मैं इस इंटरेस्ट के साथ आया हूँ कि मेरे लोन रह अगर नहीं चुका पाए तो मेरी सिक्योरिटी पे कब्जा कर लेना, मुझे बेच देना। ये जो एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? पहला चार्ज होता है फिक्स चार्ज। अगर सिक्योरिटी ना बदलती हो तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। इफ देयर इज नॉट एनी चेंज इन सिक्योरिटी देन इट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज। और एक होता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बदलेगी नहीं, वो फिक्स रहेगा।
इसलिए यहाँ पर फिक्स चार्ज इसको कहा जाता है। और एक चार्ज होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है वो? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जहां पर सिक्योरिटीज चेंज होते रहते हैं उसको बोलते हैं, जहां पर सिक्योरिटीज चेंज होते रहते हैं और ऐसी सिक्योरिटीज पर जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक एफएमसीजी जो शॉप है उसको आपने लिमिट दिया हुआ है, तो उसका जो स्टॉक है बदलता रहेगा, नया स्टॉक आएगा, पुराना स्टॉक सेल होगा। तो इस ऐसे चार्ज को जो है उसको फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो वेयर द सिक्योरिटीज आर अंडरगोन चेंज इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स है, स्टॉक्स से देखिए आज जो उस एफएमसीजी में स्टॉक्स जो हैं बदलते रहेंगे। आज कुछ नए स्टॉक हैं तो फिर पुराने स्टॉक जो है सेल हो जाएंगे, नए स्टॉक आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बदलती हो उसको फ्लोटिंग चार्ज, वहां पर जो चार्ज क्रिएट होता है, और जहां पर सिक्योरिटी ना बदलती हो वहां पर फिक्स चार्ज कहते हैं। और एक चार्ज होता है जो ज्यादातर प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है, पारी पासु चार्ज क्या है? तो पारी पासु चार्ज के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न फिक्स चार्ज के बारे में पूछा जाता है, न फ्लोटिंग, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेकिन प्रमोशन एग्जाम में एक पूछा जाता है कि व्हाट इज पारी पासु चार्ज। तो पारी पासु चार्ज के बारे में पूछा जाता है कि पारी पासु चार्ज क्या है। तो इसको जरा सरल तरीके से समझते हैं कि पारी पासु चार्ज क्या होता है। ऐसे लोन जहां पर एक बोरोवर को एक से ज्यादा बैंकों द्वारा लोन दिया गया है, तो एक ही बोरोवर है और उसको एक से ज्यादा बैंकों द्वारा लोन दिया गया है, तो उसके जो एसेट्स हैं उस पर जितने आउटस्टैंडिंग है अलग अलग बैंकों के, उतना जो है उन पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं पारी पासु चार्ज। If loan given by more than one bank under consortium finance, the sale proceeds of the security will be distributed on the bank in the proportion of their outstanding is called पारी पासु चार्ज। पारी पासु चार्ज एक ऐसा प्रभार जिसको कहते हैं जिसमें अगर एक से ज्यादा बैंकों द्वारा लोन दिया गया हो और उनमें जो सिक्योरिटी जो है चार्ज किया गया है, तो जब उसको सेल करेंगे तो उनके बैंकों में इस प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट होगा जितनी उनकी आउटस्टैंडिंग हो, उसको बोलते हैं पारी पासु चार्ज। तो तीन प्रकार के चार्ज हुए, एक हुआ फिक्स चार्ज, एक हुआ फ्लोटिंग चार्ज, एक होता है पारी पासु चार्ज। पारी पासु चार्ज एक से ज्यादा बैंकों ने लोन दिया कंसोर्टियम फाइनेंस, तो वहां पर जो चार्ज क्रिएट होगा उनके जितना जितना आउटस्टैंडिंग है उस आधार पर प्रोरेटा बेस पे आउट जो है उनमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज जहां पर सिक्योरिटी बदलती रहती है वहां पर फ्लोटिंग चार्ज लगता है, और फिक्स चार्ज जहां पर सिक्योरिटी नहीं बदलती है उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। अब बात करते हैं ये जो चार्ज क्रिएट होता है ये कैसे कैसे चार्ज क्रिएट होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस क्या है। तो पहला जो चार्जेस है, प्रभार जो होता है उसको दर्ज करते हैं, उसका है प्लेज। तो प्लेज जो है, ज्यादातर प्लेज के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं प्रमोशन एग्जाम में। तो प्लेज की जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। प्लेज की व्याख्या जो है, तो कई बार सीधे सीधे सेक्शन भी पूछ देता है, प्लेज इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। तो प्लेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और प्लेज का मतलब क्या है? प्लेज इज बेलमेंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू गुड्स एंड सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन। प्लेज का मतलब जो है, कोई भी बोरोवर आपके बैंक में आता है और अपनी वैल्यूएबल्स, अपनी सिक्योरिटी, अपनी गुड्स जो है आपको प्रदान कर देता है, आपको जमानती दे देता है ताकि उसके द्वारा जो लिया गया लोन है वो सिक्योर हो जाए, उसको बोलते हैं प्लेज। प्लेज इज बेलमेंट ऑफ गुड। बेलमेंट ऑफ गुड मतलब मान लीजिए किसी को आपने आप लोन दिया और उसने अपने सोना चांदी जो है लाके आपको दे दिया, तो उसको बोलते हैं प्लेज। तो वहां पर जो चार्ज क्रिएट होगा उसको बोलते हैं प्लेज। तो प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन। मतलब ग्राहक जो है, बारोवर जो है, अपने बहुमूल्य कीमती चीज को आपको सीधे सीधे डिलीवरी कर दिया, आपको दे दिया, आपको दे दिया, उसको बोलते हैं प्लेज। तो प्लेज की जो खासियत होती है, प्लेज में जो सिक्योरिटी का पोजीशन होता है वो बैंक के पास होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्राहक ने आपको वो सिक्योरिटी जो है बैंक को दे दिया, लेकिन उसका जो मालिक होता है वो सिक्योरिटी का, वो होता है बोरोवर होता है। तो इन प्लेज पोजीशन ऑफ गुड्स इज विद बैंक एंड ओनरशिप इज विद बोरोवर। तो प्लेज में क्या होता है,
जो पोजीशन होता है बैंक के पास होता है सिक्योरिटी का, और उसका मालिक होता है बोरोवर होता है। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर प्लेज में यही सवाल पूछा जाता है कि प्लेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो प्लेज की डेफिनेशन में आप इंपॉर्टेंट चीज कहेंगे कि प्लेज इज जस्ट बेलमेंट ऑफ गुड्स, प्लेज इज बेलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सिक्योर ए लोन। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है प्लेज में जो है पोजीशन जो होता है बैंक के पास होता है, और ओनरशिप जो होता है बोरोवर के पास होता है। तो इन प्लेज पोजीशन ऑफ गुड्स आर विथ बैंक एंड द ओनरशिप इज विथ बोरोवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोट है जो प्लेस का है। और जो भी गुड्स जो हैं प्लेस के माध्यम से चार्ज क्रिएट किए गए हैं बैंक के पास, तो बैंक उन गुड्स को जो है बिना इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जो है उसको बेच सकता है, बशर्ते ग्राहक को नोटिस देकर। तो बैंक क्या है, बैंक के पास जो भी गुड्स प्लेस के माध्यम से रखे गए हैं बैंक उसको सेल कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, लेकिन ग्राहक को सूचना देकर। बैंक कैन सेल द प्लेस गुड्स विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बट आफ्टर नोटिस टू द बोरोवर। अब बात करते हैं लियन। पहला चार्ज हो गया प्लेज, अब बात करते हैं लियन। अब लियन का मतलब क्या होता है? लियन ए राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटर टिल क्रेडिटर ड्यूज आर पेड। लियन एक ऐसा ग्रहणाधिकार है, कोई भी सिक्योरिटीज एंड गुड्स का ग्रहणाधिकार, उसका एक अधिकार दे दिया किसने? बोरोवर ने। बोरोवर ने बैंक को एक ऐसा अधिकार दे दिया कि मेरी सिक्योरिटी पर आपका ग्रहणाधिकार हो गया, मतलब इसको आप ग्रहण कर सकते हैं जब तक कि मेरा जो ड्यूज है पेड ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं लियन। ए राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटर टिल क्रेडिटर ड्यूज आर पेड। तो यहाँ पर ए राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द डेटर टिल क्रेडिटर ड्यूज आर पेड, इसको बोलते हैं लियन। अब लियन क्या होता है? लियन में पोजीशन कैन बी रिटेन बट गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड। लियन, इन केस ऑफ लियन पोजीशन कैन बी रिटेन बट गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड। अब जो जनरल लियन होता है इसकी डेफिनेशन की जाती है जनरल लियन इन अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो जनरल लियन होता है वो उसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जनरल लियन इज अवेलेबल टू बैंक, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, वारफिंगर, गोडाउन कीपर, इन सब में जनरल लियन होता है। और जनरल लियन जो बैंक में जो लियन होता है वो होता है बैंकर्स लियन। और बैंकर्स लियन में क्या होता है? इट इज ए इम्पाइल्ड प्लेज बिकॉज बैंक कैन रिटेन द पोजीशन एज वेल एज सेल द गुड आफ्टर नोटिस टू द बोरोवर। तो जो बैंक के पास लियन होता है इसमें बैंक जो है जो भी ग्राहक है जो बोरोवर है उसको नोटिस देकर उस सिक्योरिटीज को सेल कर सकता है, जबकि जनरल लियन में वो सेल नहीं कर पाते हैं। जैसे वारफिंगर गोडाउन में सामान रखा हुआ है, कोर्ट में जो है उस जो जनरल लियन है उसमें सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो बैंकर लियंस होते हैं, चूंकि बैंकर्स लियन में उस राशि को सिक्योर रखने के लिए ऑलरेडी जो अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पर बैंक जो है उसको उधार ग्रहीता को नोटिस देकर उसको सेल कर सकता है। अब बात करते हैं एक नेगेटिव लियन। नेगेटिव लियन एक ऐसा जो लियन है, प्रभार है, जहां पर बोरोवर ये घोषणा करता है कि मैनेजर साहब मेरे पास जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को मैं कहीं भी गिरवी नहीं रखूंगा, और जब भी कहीं गिरवी रखूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और मैं इसको जो है मेरे लोन रहते तक कहीं भी गिरवी नहीं रखूंगा, कहीं भी इसको लियन या प्रभार दर्ज नहीं कराऊंगा। अगर ये अंडरटेकिंग दे देता है, ये शपथ देता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लियन। क्या हो गया? अंडरटेकिंग बाय द बोरोवर दैट ही विल नॉट क्रिएट एनी चार्ज आर नॉट सेल द सिक्योरिटी विदाउट कंसेंट ऑफ द बैंक टिल बैंक ड्यूज आर एडजस्टेड। अब नेगेटिव लियन का मतलब यही हो गया कि ग्राहक की घोषणा पर आप जो है उसको लोन दे रहे हो कि साहब मेरे पास जितनी सिक्योरिटी है, जितना स्टॉक है, उस स्टॉक को मैं कहीं भी चार्ज क्रिएशन में नहीं दूंगा या उसको नहीं बेचूंगा बैंक के बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के, जब तक कि आपका लोन जो है चुकता ना हो जाए। और दरअसल वो उस पर उसके घोषणा पत्र पर ही दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लियन।
तो एक बैंकर्स लियन होता है, ये इम्पायर्ड प्लेज है, और एक नेगेटिव लियन होता है जहां पर सिर्फ कस्टमर घोषणा करता है कि साहब मेरे पास जो स्टॉक है इसको मैं कहीं भी सेल नहीं करूंगा, कहीं भी इसको चार्ज क्रिएट नहीं करूंगा जब तक आपका लोन चुकता ना हो जाए। अब बात करते हैं जो नेगेटिव लियन होते हैं। बैंक जो है लियन जो होता है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बैंक कैन नॉट एक्सरसाइज लियन अंडर फॉलोइंग केसेस। तो लियन जो है राइट अप जो लियन है इसका कहाँ कहाँ उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली, अगर कोई ग्राहक बैंक में आया है और अपनी कुछ गुड्स एंड सिक्योरिटी भूल गया है, तो ऐसा नहीं कि हमारे जो साथी हैं शशांक जी बोले अपने हेड टीचर को पकड़ ले भैया लोन के साथ इसको सेल कर दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली यहाँ पर हम लियन जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है गुड्स डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा गुड्स जो है स्पेसिफिक पर्पस से डिपॉजिट किया गया है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है लियन का इस्तेमाल वहीं कर सकते हैं जहां पर वो आपको उसका ग्रहणाधिकार दिया हुआ है, अदरवाइज किसी दूसरे सिक्योरिटी पर आप उसका अधिकार नहीं जता सकते। लेटर जो लियन में गुड्स लाइंग इन द लॉकर, अगर कोई लॉकर में करोड़ों रुपए रखा हुआ है या कोई संपत्ति है उसकी, तो उस पर जो है आप लियन जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपका है गुड्स गिवन फॉर सेफ कस्टडी, अगर कोई कस्टमर है जो है सेफ कस्टडी के लिए गुड्स दिया हुआ है तो वहां भी इसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। और जो भी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लियन का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर स्पेसिफिक जो आपके लोन के लिए आपको जो है ग्रहणाधिकार दिया हुआ है, वहां पर लियन का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं हाइपोथिकेशन की। तो अभी तक दो चार्जेस की बात की है। पहला तो हम लोग जो है सिक्योरिटी की बात की है, सिक्योरिटी क्या है। फिर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी आर ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट्स। फिर उसमें बात की प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, बैंक के दिए गए पैसों से अगर कोई सिक्योरिटी तैयार होता है, कोई एसेट तैयार होता है तो प्राइमरी सिक्योरिटी। फिर कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक के दिए गए पैसों से जो सिक्योरिटी तैयार हुआ है उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेते हैं तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर आता है चार्जेस। चार्जेस क्या है, चार्जेस एक एग्रीमेंट है जिसमें बोरोवर ये एग्रीमेंट देता है कि जब तक मेरा लोन है ये आपके पास जो है चार्ज क्रिएट है, आप इसको बेच के इसका पैसा वसूल सकते हैं। अब ये चार्जेस होते हैं फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज एंड पारी पासू चार्ज। फिक्स चार्ज क्या है, जहाँ सिक्योरिटी नहीं बदलती हो जैसे लैंड बिल्डिंग, उसको फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज जहां पर सिक्योरिटी बदलती हो उसको फ्लोटिंग चार्ज जैसे स्टॉक है। और पारी पासू चार्ज जब एक ग्राहक को एक से ज्यादा बैंक लोन देते हैं तो उनमें जो सेल प्रोसीड्स होगा उस बैंकों के आउटस्टैंडिंग के प्रोपोर्शन बेस पे उसकी वसूली की जाएगी, उसको बोलते हैं पारी पासू चार्ज। फिर हमने बात किया प्लेज की। तो प्लेज में क्या है कि जो बेलमेंट्स ऑफ गुड है, जहां पर प्लेज में उसका पोजीशन बैंक के पास होता है सिक्योरिटी का और उसका ओनरशिप जो है वो बोरोवर के पास होता है। फिर हमने जाना लियन। लियन एक इम्पायर्ड प्लेज है जहां पर बैंक जो है उस सिक्योरिटी को नोटिस देकर बेच सकती है। और हमने जाना किन किन कंडीशन में लियन जो है नहीं ले सकते हैं, जैसे कोई सिक्योरिटी भूलवश ग्राहक द्वारा छूट गया है, लॉकर में रखा है, सेफ कस्टडी में रखा है या किसी दूसरे पर्पस के लिए रखा हुआ है तो उस पर वहां पर नहीं यूज कर सकते। अब बात करते हैं हाइपोथिकेशन। और हाइपोथिकेशन के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हाइपोथिकेशन की जो व्याख्या की गई है वो सरफेसी एक्ट 2002 में की गई है। और हाइपोथिकेशन एक चार्ज है जहां पर ऐसा चार्ज जो है क्रिएट होता है जहां पर पोजीशन और ओनरशिप दोनों बारोवर के पास रहता है। अभी चार्ज का मतलब तो आप जान गए, चार्ज का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर बारोवर और लेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो उसका जो सिक्योरिटी का जो है चार्ज क्रिएट होगा, बंधक होगा जब तक उसका लोन चुकता ना हो जाए। तो उस हाइपोथिकेशन में जो पोजीशन है जो भी सिक्योरिटी का वो होगा बारोवर के पास और ओनरशिप भी बारोवर के पास होगा। तो ये हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है दृष्टिबंधन। आप आंखों से उसको देख सकते हैं लेकिन उसका रियल पोजीशन जो है बारोवर के पास होगा, साथ ही साथ उसका जो मालिक है वो भी बारोवर ही होगा।
तो हाइपोथिकेशन इज ए चार्ज व्हिच इज डिफाइंड अंडर सरफेसी एक्ट 2002 एंड इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन बोथ पोजीशन एंड ओनरशिप विद बॉरोवर। पोजीशन और ओनरशिप किसके साथ होता है? बॉरोवर। अब यहाँ पर ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन? तो प्लेज एंड हाइपोथिकेशन का जो डिफरेंस है वो होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ गुड्स। प्लेज में जो गुड्स हैं उनका पोजीशन होता है बैंक के पास, और हाइपोथिकेशन में जो उसका पोजीशन होता है वो होता है borrower के पास। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ प्लेज द पोजीशन is with bank and in case of hypothecation the possession is with borrower। तो जहां पर हाइपोथिकेशन में जो सिक्योरिटी है, जो स्टॉक है, वो जो है borrower के पास रहेगा, और प्लेज में जो सिक्योरिटी है, जो स्टॉक है, वो बैंक मैनेजर के पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा। अब बात करते हैं इसका, जो हाइपोथिकेशन के बाद अगली सिक्योरिटी पे आते हैं, वो आते हैं आपका असाइनमेंट। अब बात करते हैं हम असाइनमेंट। असाइनमेंट की जो व्याख्या है वो अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 और 135 में की गई है। तो ये सेक्शन याद करने की बात है, कई बार सीधे सीधे सेक्शन भी पूछ देता है। तो असाइनमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 130 एंड 135 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 130 और 135 में इसकी व्याख्या की गई है असाइनमेंट की। और असाइनमेंट जो है एक एक्शनेबल क्लेम है। असाइनमेंट क्या है कि आपको कोई ग्राहक जो है उसके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी रखी है जिसमें उसके फ्यूचर वैल्यू को पाने के लिए असाइन कर जाता है, आपको असाइन कर जाता है कि भाई मेरे ये सिक्योरिटी है, इस पर कोई फ्यूचर वैल्यू भी आएगा तो उस पर भी आपका अधिकार हो जाएगा, आप मेरे लोन की वसूली कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रभार हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट। आपको कोई असाइनमेंट मिलता है ना, नया नया काम मिलता है ना, नया प्रभार मिलता है, तो ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट का मतलब क्या है? ये एक्शनेबल क्लेम है जहां पर जो बोरोवर है वो आपके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर जाता है कि साहब मेरे पास ये सिक्योरिटी है, आज इस सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख है, लेकिन उसमें फ्यूचर वैल्यू भी आएंगे, भविष्य में जो पैसा आएंगे उस पर भी आपका क्लेम बन जाएगा। ऐसे क्लेम्स को बोलते हैं असाइनमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC। तो LIC में क्या होता है, आप अभी 10-10 हज़ार जमा करते हैं, लेकिन आपको 20 साल 25 साल बाद इकट्ठे वो बहुत सारा अमाउंट मिल जाता है। तो फ्यूचर में मिलने वाले जो राशि है उस पर भी आपका जो क्लेम बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे असाइनमेंट। सो असाइनमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130 एंड 135 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड असाइनमेंट इज ए एक्शनेबल क्लेम। असाइनमेंट इज ए एक्शनेबल क्लेम, और ये असाइनमेंट जो है बोरोवर जो है आपको एग्रीमेंट देता है। असाइनमेंट इज ए ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम व्हिच मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। आपके लोन को सिक्योर करने के लिए जो बोरोवर है एक आपको असाइनमेंट दे देता है जिसमें वो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कर देता है कि उसकी जो फ्यूचर वैल्यू आएंगी उस पर भी आपका प्रभार दर्ज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, बताइए मसाले पड़ रहे हैं है ना। चलिए अब बात करते हैं, द ट्रांसफरर ऑफ सच क्लेम इज कॉल्ड असाइनर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड असाइनी। जो ट्रांसफरर होता है ऐसे क्लेम का वो असाइनर कहलाएगा, मतलब बोरोवर, और ट्रांसफरी जो है वो असाइनी कहलाएगा। जो हमारे बैंक हो गया वो असाइनी कहलाएगा। तो द ट्रांसफरर ऑफ सच क्लेम इज कॉल्ड असाइनर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड असाइनी। अब बात करते हैं, यशवंत जी आप माइक बंद कर दीजिए अपना। सर एक चीज पूछना था। हाँ आराम से, बाद में क्लास खत्म हो जाएगी फिर हम सवाल लेंगे आपका, है ना। सवाल लेंगे, पूरा सवाल लेंगे, कोई बात नहीं है। हमारे एक साथी का माइक बंद कर देता हूँ मैं। काला नमक है उसे भी साथ में मिक्स कर रहे हैं ताकि नमक के साथ
बताइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, खाना वाना चल रहा था। बार बार उनका माइक ऑन हो जा रहा है सर। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे द ट्रांसफर ऑफ सच क्लेम। अभी मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप कर दीजिए एक बार, है ना? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, बढ़िया। तो फॉर एग्जाम्पल, FDR, NSC, बुक डेट्स, फ्यूचर इनकम, LIC पॉलिसी एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जो सिक्योरिटीज हैं उनके फ्यूचर वैल्यू को भी बोरोवर जो है असाइन कर देता है कि साहब ये मेरे सिक्योरिटीज हैं, जिस पर आप फ्यूचर वैल्यू आएगा उस पर भी आपका ग्रहण अधिकार हो जाएगा, आप जो है इस पर अधिकार रख लेंगे, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। So assignment is the transfer of an actionable claim which may be existing or future as security for the loan, just like in case of FDR, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बुक डेट्स, फ्यूचर इनकम, LIC पॉलिसीज। तो ये ऐसे हैं जहां पर हम लोग उनके फ्यूचर वैल्यू को भी असाइन कर जाएंगे। अब बात करते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज, तो मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जो मॉर्गेज है एक ऐसा प्रभार है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर बोरोवर जो है बैंक के साथ एग्रीमेंट करता है कि मेरे लोन रहते तक आप इस सिक्योरिटी पर जो है आपका अधिकार है, और ये प्रभार जो है मॉर्गेज कहलाएगा। इसकी डिटेल व्याख्या जो है अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिया गया है। सो मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब मॉर्गेज का मतलब क्या है? मॉर्गेज का मतलब ये है कोई भी बोरोवर बैंक के पास इस इंटरेस्ट के साथ आता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके कि साहब मेरे पास ये अचल संपत्ति है, इस अचल संपत्ति को आप अपने पास स्वीकार कर लीजिए एज ए सिक्योरिटी ऑफ माय लोन। जो सिक्योर जो लोन दिए हो आपको, मेरे बिजनेस से मेरे पर भरोसा नहीं है, तो उसको पुख्ता करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए मेरी अचल संपत्ति का जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है मैं आपको दे रहा हूं, इसको जो एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं मॉर्गेज। सो मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर ए लोन। एक बोरोवर इस इंटरेस्ट के साथ बैंक में आता है कि मेरी जो अचल संपत्ति है इसको मैं आपके पास जो है एज ए सिक्योरिटी ऑफ माय लोन रख के दे रहा हूं। तो ऐसा जो एग्रीमेंट करेगा उसको बोलते हैं मॉर्गेज। तो द ट्रांसफरर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए मॉर्गेजर एंड द ट्रांसफर इज कॉल्ड ए मॉर्गेजी। तो जो ट्रांसफरर है वो मॉर्गेजर कहलाएगा जैसे बोरोवर, और ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्गेजी। तो ये कभी कभी यही सवाल पूछ देता है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। और अब बात करते हैं कि मॉर्गेज कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉर्गेज का जो पहला प्रकार होता है उसको सिंपल मॉर्गेज कहते हैं, फिर दूसरा होता है इंग्लिश मॉर्गेज, फिर होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो ये मॉर्गेज के टाइप हैं। मॉर्गेज एक क्या है? प्रभार है जहां पर अचल संपत्तियों पर ये प्रभार दर्ज किए जाते हैं। तो सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो ये जो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज दिए हैं, इसमें जो पहले 4 प्रकार के मॉर्गेज हैं वो रजिस्टर्ड किए जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और यहाँ पर मॉर्गेज डीड लिखा जाता है। तो first 4 type of mortgage are to be registered at sub register office and in this mortgage deed is to be written। तो सिंपल मॉर्गेज हो गया, इंग्लिश मॉर्गेज हो गया, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो गया, और यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज। ये ऐसे मॉर्गेज हैं जहां पर इस मॉर्गेज का मॉर्गेज डीड लिखा जाएगा, और वो मॉर्गेज डीड जो है सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड किए जाएंगे, और इनको जो है ये 4 जो है रजिस्टर्ड कराए जाते हैं सब रजिस्टर ऑफिस में। और एक 5वां जो होता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसमें जो है सब रजिस्टर ऑफिस में इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड अपने रजिस्ट्री के पेपर केवल आके आपकी शाखा में जमा कर दिया, उसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। आइए अब डिटेल जानते हैं सिंपल मॉर्गेज क्या है। तो सिंपल मॉर्गेज की जो व्याख्या जो है
अंडर सेक्शन 58B ऑफ द इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है। और सिंपल मॉर्गेज एक्चुअल में एक ट्रांजेक्शन है एक ट्रांजेक्शन है, जस्ट लाइक जैसे रजिस्ट्री वगैरह होता है ना, तो उसका एक ट्रांजेक्शन है, एक लेन देन होता है। तो उसमें सिंपल मॉर्गेज में क्या किया गया है, जो ऐसा ट्रांजेक्शन एक कर देता है जिसमें उसकी सिक्योरिटी का पोजीशन न देते हुए, उसका ओनरशिप या ऑक्यूपेंसी न देते हुए मॉर्गेजर जो है वो अपने आप को बाइंड्स कर देता है कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो, यहाँ पर एक मैं लेन देन कर दिया, मतलब उसमें जस्ट लाइक रजिस्ट्री कर दिया, उसको सब रजिस्टर ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन उसका पोजीशन और उसमें ऑक्यूपेंसी और उसका ओनरशिप चेंज नहीं हुआ, उसको बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज। सो सिंपल मॉर्गेज इज ए ट्रांजेक्शन वेयर बाई विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन, ownership or occupancy of the mortgage property, the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money। तो सिंपल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप एक ट्रांजेक्शन कर देते हैं जिसमें आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी उस लेंडर के पास चला जाता है, लेकिन विदाउट पोजीशन, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं जाता है और उसका ऑक्यूपेंसी नहीं जाता है और उसका ओनरशिप नहीं चेंज होता है। लेकिन मॉर्गेजर जो है अपने आप को बाइंड्स कर लेता है कि जब तक मैं जो मॉर्गेजी का पेई है वो पे नहीं कर पाता हूं, तब तक ये ट्रांजेक्शन जो है वैलिड रहेगा। अब मॉर्गेज कैन सेल द प्रॉपर्टी विथ कोर्ट इंटरवेंशन। ऐसे केसेस में चूंकि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन किया गया है, तो यहाँ पर कोर्ट के इंटरवेंशन से मॉर्गेजी इसको सेल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज इज कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से किया गया है, ओनरशिप और ऑक्यूपेंसी नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज का मीन्स होता है देयर इज ए एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल मॉर्गेज में क्या हुआ था, एक ट्रांजेक्शन हुआ था लेकिन एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसका नामांतरण नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, देयर इज ए एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, मतलब अगर कोई हितग्राही है तो जस्ट लाइक जैसे रजिस्ट्री होता है उस तरीके की रजिस्ट्री कर दिया गया है, नाम भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बाय मॉर्गेजी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जब आपके नाम से हो ही गया है प्रॉपर्टी तो आप उसको सेल कर सकते हो। इसलिए इंग्लिश मॉर्गेज जो है देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसका ट्रांसफर ही हो गया आपके नाम पे, जब तक वो लोन है तो आप बेच सकते हो अगर नहीं पटाए तो। अगला जो टाइप ऑफ मॉर्गेज पढ़ते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज का मतलब क्या है कि अगर कोई उधार ग्रहीता जिसको आप बोरोवर लोन दिए हैं वो आपके पास एक मॉर्गेज सिक्योरिटी लेके आता है और बोलता है साहब ये मेरे पास एक ऐसा एग्रीमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूं कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाता मेरी प्रॉपर्टी पर आप कब्जा कर लीजिए और मेरी प्रॉपर्टी से जो रेंट आएगा उसी से ही आप जो है मेरा किस्त वसूल लीजिए, मेरी ईएमआई पे कर दीजिए। तो ये इस तरह का जो एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। इस तरह का जो प्रभार दर्ज होता है उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। क्या बात है कि एक बारोवर आया आपके पास, बोला साहब मेरा एक कॉम्प्लेक्स है घड़ी चौक पर और उस कॉम्प्लेक्स पे मुझे लोन दे दीजिए और उस जो सिक्योरिटी है उसका पोजीशन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से जितने सारे रेंट आ रहे हैं उस रेंट से मेरे लोन की ईएमआई जो है चुकता कर लेना, मेरे लोन की वसूली कर लेना। तो इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। सो इन यूसुफैक्टरी मॉर्गेज द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी विथ मॉर्गेजी, तो उसका जो पोजीशन है मॉर्गेजी के पास हो जाएगा। मॉर्गेजी मतलब बैंक, मॉर्गेजर मतलब बोरोवर। लोन इज रिपेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो लोन का रिपेमेंट होगा उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है उससे रिपेमेंट होगा। अब बात करते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज तो अभी 4 तरह के जो है मॉर्गेज जो हमने पहले बात की है उनका जो है सब रजिस्टर ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और इक्विटेबल मॉर्गेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। तो इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अगर कोई ग्राहक जो है आपके बैंक में आता है और इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ आता है कि मेरे प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं आप रख लीजिए मैनेजर साहब और तब तक रखिए जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए,
तो इसको बोलते हैं जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसीलिए इसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। तो मॉर्गेजर विल डिपॉजिट टाइटल डीड विद बैंक एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन, उसके लोन को सिक्योर करने के लिए जो टाइटल डीड्स के पेपर हैं वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। इसीलिए आपने देखा होगा इंग्लैंड से आप उनको जो है चिट्ठी लिख के डलवाने बोलते हैं, अपना पत्र लिखने बोलते हैं, ताकि जबरदस्ती आपसे कोई नहीं किया गया है, आप जबरदस्ती आप नहीं रखे हैं उसको, आप अपने पूरे होशो हवास के साथ, पूरी मंशा के साथ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आए हैं, टाइटल डिपॉजिट दिए हैं कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए तब तक आप इसको रख लीजिए। सो इक्विटेबल मॉर्गेज इज जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। कभी कभी सीधा सवाल पूछता है ईएम क्या है इक्विटेबल मॉर्गेज, तो क्या होगा, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अब इन इक्विटेबल मॉर्गेज द मॉर्गेजर विल डिपॉजिट द टाइटल डीड विद बैंक एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन। Title deeds are to deposited with bank at notified area for those purpose by state government। ये सवाल पूछता है कि जो इक्विटेबल मॉर्गेज है वो कहाँ किए जाएंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज जो हैं कहाँ जो किए जाएंगे। और इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है कि बोरोवर आएगा और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दे देगा और उस प्रॉपर्टी के पेपर को आप रख लोगे, तो इसको इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। तो आप कहाँ कहाँ उसकी प्रॉपर्टी स्वीकार कर सकते हो, हर जगह नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिस जिस शहर में जहां जहां वो नोटिफाइड किया है कि यहाँ पर इक्विटेबल मॉर्गेज स्वीकार कर सकते हैं, तो ऐसे जगह ही आप ईएम जो है आप स्वीकार कर सकते हो, टाइटल डीड को स्वीकार कर सकते हो। तो ऐसी जगहों को जो है ईएम के लिए उनको नोटिफाइड किया है, और ये नोटिफाई जो है स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो सीधे सवाल पूछता है कि टाइटल डीड जो है कुछ नोटिफाइड एरिया में रखना होता है, और ये नोटिफाइड एरिया कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड। तो आप क्या लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। सो टाइटल डीड कहाँ रखे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए, नोटिफाइड किए गए जगहों में, इस उद्देश्य के लिए जो इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए रखे गए हों वो वहाँ पर ही रखे जाएंगे, और जिसका निर्धारण जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। अब इक्विटेबल मॉर्गेज इज नॉट रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ एश्योरेंस। जो इक्विटेबल मॉर्गेज है, इसके पहले के जो 4 मॉर्गेज हैं उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके मॉर्गेज डीड लिखा जाता है और उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे इंग्लिश मॉर्गेज है, आपका सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, और यूसुफुक्ट्री मॉर्गेज है। तो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल भी एक ऐसा मॉर्गेज है जहां पर अगर एक बहुत सारी प्रॉपर्टी एक बोरोवर आपके पास रखा है और इस कंडीशन के साथ उसको आपके साथ एग्रीमेंट किया है कि सर एक एक प्रॉपर्टी रिलीज करते जाइए, बेचते जाऊंगा और पैसा वसूलते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल कुछ प्रॉपर्टी को सेल करते जाएगा और उसके बाद जो है पैसे की वसूली करते जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसको मैं सरल तरीके से समझाता हूँ, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कैसा होता है कि मान लीजिए एक बोरोवर है, वो बहुत सारा लैंड आपको दिया हुआ है, और जब हम बैंक से लोन देते हैं तो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोला है, कॉलेज बनाया, तो उसके एसेट क्रिएट हुआ, तो कॉलेज जो खोला उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई फिर, क्योंकि वहां पर क्रिएशन हो गया, स्टूडेंट आने लगे तो उसका वैल्यू बढ़ गया। तो क्या होगा, जो और सिक्योरिटी रखा गया था लोन देते समय उनको जो है 1 बाय 1 कंडीशनल सेल से वो सेल करते जाएंगे और पैसे की वसूली जो करते जाएंगे, ऐसे बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इक्विटेबल मॉर्गेज की। तो इक्विटेबल मॉर्गेज जो है जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, और मॉर्गेजर जो है टाइटल डीड बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है ताकि आप जो है उसका लोन सिक्योर रहे। और ये जो ईएम है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया में जमा करने होते हैं, और इक्विटेबल मॉर्गेज जो है उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो शेर साय में करना होता है। द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो जो इक्विटेबल मॉर्गेज हैं इसमें क्या होता था, जब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड की बात आती थी, बैंक के पास एक ग्राहक आया और अपने रजिस्ट्री की पेपर दे दिया और आप उसको लोन देते थे, तो वो प्रॉपर्टी जो है डुप्लीकेट बना के बहुत सारे बैंकों में वही प्रॉपर्टी रख देते थे। तो ऐसे इस फ्रॉडुलेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट से बचने के लिए या ऐसे इक्विटेबल मॉर्गेज से बचने के लिए शेर साय बनाया गया, जहां पर एक सेंट्रल रजिस्ट्री, एक भंडारण रखा गया, केंद्रीय भंडारण, जहां पर जितने भी
सिक्योरिटी इंटरेस्ट के चार्जेस हैं, ट्रांजेक्शन है, उनका रिकॉर्ड रखने लगा, तो उसको बोलते हैं शेरशाह। शेरशाह का फुल फॉर्म कई बार सीधे पूछ लेता है, द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वहां पर रजिस्टर किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो शेरशाह में पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले 30 डेज फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड था, जिसको हटा दिया गया है कि अब सेंट्रल रजिस्ट्री में आपको शेरशाह जो किए जाएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, इमीडिएटली किए जाएंगे। जब भी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है उसके इमीडिएटली इक्विटेबल मॉर्गेज होने के बाद इमीडिएटली। और अगर आप इमीडिएटली नहीं करते हैं तो होगा क्या, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा बैंक पहले दर्ज कर देता है तो उसका प्रभार पहले दर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो गया। पहले ये 30 डेज फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड था, जिसको हटाकर इमीडिएटली कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ फीस की बात करते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्री में जो हम लोग प्रभार दर्ज करेंगे या जो भंडारण में है उसका डिटेल जो है रखेंगे, तो उसमें क्या फीस है। तो लोन अप टू 5 लाख रुपीस है तो फीस 50, लोन अबव 5 लाख है तो फीस 100, सेटिस्फेक्शन है तो नील। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, अगर किसी ने लोन चुकता कर दिया तो लोन चुकता करने के बाद उसको जो है डिस्चार्ज करता है, सेटिस्फेक्शन करते हैं, तो उसमें जो है कोई चार्ज नहीं। पर्टिकुलर आप सिक्योरिटाइजेशन, अगर उसका पर्टिकुलर ऐड करना है ना, पर्टिकुलर जो है उसको ठीक करना है, पर्टिकुलर उस सिक्योरिटाइजेशन का डिटेल डालना है तो ₹500। पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन, पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है 50, अगर कब कब उसने जो लोन जो है उसको डिस्चार्ज कराया उसके लिए पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन 50, एनी अदर इंफॉर्मेशन ₹10। तो ये कुछ फीस है, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपके लिए है। अब बात करते हैं कि कौन से जो सिक्योरिटी पर कौन सा मॉर्गेज जो है क्रिएट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जो है चार्जेस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी और कौन सा चार्ज होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग एक फिक्स चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि ये तो बदलता नहीं है सिक्योरिटी। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो चार्ज क्रिएट होगा ये मॉर्गेज, और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पूछा जाता है वो लैंड एंड बिल्डिंग पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, सीधा मॉर्गेज, तो आप मॉर्गेज में टिक लगा देंगे। दूसरा आता है सिप। सिप अगर सिक्योरिटी है तो वहां पर भी जो चार्ज क्रिएट होगा वो मॉर्गेज होगा। सिप भी जो है मॉर्गेज होगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी ही जैसा इसका नेचर है। अब बात करते हैं मशीनरीज में हाइपोथिकेशन होता है। क्या होता है, हाइपोथिकेशन। मशीन्स जो है वो दृष्टिबंधन होगा क्योंकि मशीन्स जो है मूवेबल एसेट्स हैं, तो यहाँ पर हाइपोथिकेशन होगा। व्हीकल में हाइपोथिकेशन दृष्टिबंधन होगा। स्टॉक में हाइपोथिकेशन भी हो सकता है, लियन भी हो सकता है, प्लेज भी हो सकता है। तो स्टॉक में जो है हाइपोथिकेशन भी हो सकता है। मान लीजिए स्टॉक को आपको जो है वो हाइपोथिकेशन, मतलब अगर बोरोवर के पास है और उसका मालिक बोरोवर है तो हाइपोथिकेशन। प्लेज ला के आपको दे दिया कि साहब ये ले लीजिए, स्टॉक रख लीजिए अपने पास, लियन हो गया, लियन एंड प्लेज हो गया। लियन अगर पेपर टाइप का कुछ सिक्योरिटीज है तो उसमें लियन हो गया। और अगर फिजिकल जो आपको दे दिया आपका बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी तो प्लेज हो गया। गोल्ड एंड ज्वेलरी, गोल्ड एंड ज्वेलरी में प्लेज होगा। अगर गोल्ड एंड ज्वेलरी सिक्योरिटी है तो वहां पर प्लेज होगा, प्रभार दर्ज होगा प्लेज, जिसमें बेलमेंट ऑफ गुड्स है, गोल्ड एंड ज्वेलरी आपको दे दिए जाते हैं। वेयर हाउस रिसिप्ट है तो वेयर हाउस रिसिप्ट में भी प्लेज होता है क्योंकि वेयर हाउस रिसिप्ट में जो भी सामान वहां पर वेयर हाउस में रहेंगे वो आपके लॉक एंड की में रहेंगे, तो ये प्लेज होता है। रेलवे रिसिप्ट ये भी प्लेज होता है। रेलवे रिसिप्ट है तो इसमें लोन तभी देंगे जब ये प्रभार प्लेज दर्ज होगा। बुक डेट्स, जो भी बोरोवर हैं वो अपने उधारी में अगर कोई सामान बेचा है तो उसको बोलते हैं बुक डेट्स, और उस बुक डेट्स पे जो चार्ज क्रिएट होगा उसको बोलते हैं असाइनमेंट। फिक्स डिपॉजिट रिसीट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट पर जो चार्ज एप्लीकेबल होगा वो होगा असाइनमेंट। ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन होता है एफडीआर में, उसमें लियन लिखते हैं, लेकिन अगर पॉलिसी की बात किया जाए और जो इसमें इसकी व्याख्या के तौर पर देखा जाए तो एफडीआर में असाइनमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर
जो बोरोवर है उसके फ्यूचर वैल्यू को भी असाइन कर जाता है, इसलिए यहाँ पर एफडीआर सही होगा। एनएससी में असाइनमेंट, किसान विकास पत्र में भी असाइनमेंट होगा। और यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी देख लेते हैं, जहाँ पर एलआईसी पॉलिसीज हैं वो भी फ्यूचर वैल्यू को आपको असाइन कर जाता है, तो उसमें असाइनमेंट। शेयर एंड डिबेंचर हैं, तो शेयर एंड डिबेंचर में प्लेज या लियन होंगे। शेयर एंड डिबेंचर अगर सिक्योरिटी हैं तो प्लेज और लियन होंगे। लाइव स्टॉक, पिछले पुराने एक वीडियो में यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, शेयर एंड डिबेंचर में उसमें हमने असाइनमेंट लिखा था, वो गलत है। अगर पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और वो गलती की वजह से वहाँ पर काफ़ी साथी जो हैं व्हाट्सअप करते हैं, तो कोई नहीं, उसमें जो है सुधार लीजिएगा। शेयर एंड डिबेंचर जहाँ पर भी टाइप ऑफ सिक्योरिटी आए वहाँ पर प्लेज या लियन या दोनों हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही करिएगा। शेयर एंड डिबेंचर में प्लेज एंड लियन। लाइव स्टॉक, जैसे लाइव स्टॉक होते हैं, काऊ हो गए है ना, बफेलो हो गए, गोटरी हो गए है ना, हैन हो गए, तो यहाँ पर चिकन्स हो गए, तो यहाँ पर हाइपोथिकेशंस होते हैं। क्रॉप्स, फसल है, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं, उस पैसे से क्रॉप उगाता है, तो वहाँ पर वो हाइपोथिकेशन होगा। और होता है स्टोर प्रोड्यूस, अगर किसान जो है कोई भी प्रोड्यूस है उसको पैदा कर लिया और एक जगह रखा हुआ है, स्टोर है, तो वहाँ पर प्लेज होगा, वहाँ प्लेज होगा। तो ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और चार्जेस ऑन जो सिक्योरिटीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके बैंकिंग दृष्टिकोण से है, क्योंकि जब भी आप वित्त पोषण विस्तारित करते हैं तो वहाँ पर हर सिक्योरिटी पर एक चार्ज क्रिएट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से जो है समझ में आया होगा कि सिक्योरिटी क्या है, कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती है, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी इज जस्ट ट्रेडेबल फाइनेंशियल एसेट। सिक्योरिटीज जो है ऐसे एसेट हैं जिनको हम बेच सकते हैं। और दो तरह के सिक्योरिटी होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक के दिए गए पैसे से अगर सिक्योरिटी तैयार होता है तो प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक के दिए गए पैसे के अलावा अगर एसेट्स है उसको ले लेते हैं सिक्योरिटी, तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद चार्ज होता है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, और फिर उसके बाद होता है पारी पासु चार्ज। फिर प्लेज चार्ज क्रिएट होता है, लियन होता है, फिर हाइपोथिकेशन होते हैं, मॉर्गेज होते हैं। फिर आपके मॉर्गेज के डिफरेंट प्रकार होते हैं, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रुक्टिव मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और इक्विटेबल मॉर्गेज। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो आपके हाइपोथिकेशन भी एक होता है। तो ज़्यादातर प्लेस के बारे में सवाल पूछा जाता है, बेलमेंट ऑफ गुड और उसके पोजीशन के बारे में। हाइपोथिकेशन और प्लेज में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। तो पूरा पूरा आपको जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इन्हीं में से सवाल पैदा होगा। और आशा करता हूँ कि आज के सेशन के बाद आपको सरल तरीके से आप समझ पाए होंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आए तो आप उसको जो है सही तरीके से निर्णय लेके उसमें सही निशान लगा सकेंगे। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूँ ये गलत बात है ना राज ओझा जी? कामयाबी मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत न करूं ये तो गलत बात है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेहनत किए इसी तरह से जैसा हम लोग कर रहे हैं तो सफलता भी मिलेगी, ये सच्ची बात है, ये सच बात है। तो कामयाबी मुझे मिले ना मिले अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। और अगर मेहनत इस कदर किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलेगा, ये सच बात है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। अगर कोई साथी का कोई प्रश्न है तो हम खुशी खुशी उसको लेते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई साथी ने सवाल पूछा था तो सर बिल्कुल। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे इंग्लिश वो बताए थे आपने हम्म। मॉर्गेज, तो उस कंडीशन में जो बोरोवर है वो बैंक के फेवर में रजिस्ट्री कर देता है प्रॉपर्टी को। यस। तो क्या जब नामांकन उसका कर, लोन टेन्योर पूरा हो जाता है, सब फिर कुछ ठीक हो रजिस्ट्री करो, जाता है, लोन ठीक हो जाएगा तो तो फिर रजिस्ट्री करोगे वापस। तो बैंक रजिस्ट्री करेगा? हाँ। तो उस समय जो मतलब ये सर बैंक के उद्देश्य से नहीं, बस एक जनरल, जैसे उस समय मैं तात्कालिक मैनेजर था तो मैंने वो बैंक के फेवर में किया।
तो फिर इधर से कौन रजिस्ट्री करेगा? हु विल बी रिलायबल फॉर रजिस्ट्री? जब भी हम करते हैं बैंक में तो वहां पर सेल नोटिस जारी करते हैं, तो जो बैंक का सरफेसी एक्ट पढ़ा हुआ ना आपने, कौन लेता है सरफेसी एक्ट के तहत जो भी चीजों पे से रजिस्ट्री करते हैं, वो चीफ मैनेजर एंड अबव। तो आप साइन नहीं करोगे पहली बात। ऐसे जो रजिस्टर्ड डीड होते हैं जहां पर हम कब्जा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां पर मुख्य प्रबंधक या उससे बड़े अधिकारी, क्योंकि आगे फिर आप सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं या उसमें चेंज कर सकते हैं। तो पहली बात तो शाखा प्रबंधक अगर मुख्य प्रबंधक से नीचे हैं तो वो नहीं कर सकते, मुख्य प्रबंधक से ऊपर हैं तो वो साइन कर सकते हैं। और मुख्य प्रबंधक अगर रिटायर हो गए तो वहां पर उस प्राधिकृत अधिकारी होता है, वहां पर प्राधिकृत अधिकारी, मान लीजिए आपका प्राधिकृत अधिकारी जो होगा वो साइन करेगा और वो एलिजिबल होगा, है ना, एथराइज ऑफिसर बोलते हैं ना। और एथराइज ऑफिसर वहां पर भी सेल नोटिस में और रजिस्टर ऑफिस में उनको पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, वो साइन करके रजिस्ट्री कर देगा। और दोनों तरह का जो चार्ज है वो बारोवर पे करता है, मतलब पहले की रजिस्ट्री का भी चार्ज होगा बारोवर पे करेगा, बाद की रजिस्ट्री का भी जो है बारोवर पे करेगा। तो और ये सर जो एलआईसी पॉलिसी के ऊपर में अपन लोन जो सैंक्शन करते हैं, वो करंट वैल्यू पे करते हैं या फ्यूचर वैल्यू पे जो उसको मिलने वाला है? करंट वैल्यू पे करते हैं, जिसको सरेंडर वैल्यू कहते हैं। सरेंडर वैल्यू ये बहुत ही पॉपुलर सवाल आया है, हमेशा सवाल पूछा जाता है। द लोन इज गिवन एज ए सिक्योरिटी टेकन एज ए LIC पॉलिसी अगेंस्ट विच वैल्यू, कौन से वैल्यू पर LIC पर लोन दिया जाता है, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है? आज लोन दे रहे हैं तो अगर आज पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आज कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो आज लोन दे रहे हैं तो आज की तारीख पर उस LIC का जो करंट वैल्यू है उसको देखेंगे और उसमें मार्जिन रख के उसको लोन देंगे, इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। रही बात यहाँ पर जो मैं फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू को असाइन कर जाता है, परसों 1 साल 10 साल बाद अगर उसकी जो भी वैल्यू होगी उस पर भी आपका अधिकार बन जाता है, उसको बोलते हैं असाइनमेंट, है ना भैया। रमेश भैया नींद आ रहे भैया, सर बंद करो जल्दी बोल रहे हैं, है ना, बताइए, है। तो अच्छा है, और कोई सवाल कोई साथी करना चाहता है? जैसे हमारे होनहार साथी सुमित चौहान जी हैं, कुछ सवाल अवाल नया नया पोथी पुराना देख रहे हैं हम। तो किसी ने पूछा है, गौरव नंदी जी ने, सर इन केस ऑफ हाउसिंग लोन यूजिंग क्रेडिट फैसिलिटी borrower build the house, so in this case will the house convert into primary security from the collateral security? तो ये अच्छा सवाल पूछा गौरव नंदी जी ने। जब भी हम बैंक से पैसा दिए हैं और उससे जो सिक्योरिटी तैयार हो रहा है उसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहेंगे। तो गौरव भैया कि यहाँ पर आपने हाउसिंग लोन दिया तो हाउसिंग लोन में जो घर है वो कौन सा सिक्योरिटी होगा? हाँ जी, हमको बताएंगे ओम प्रकाश जी, कौन सा सिक्योरिटी होगा? कोलैटरल सिक्योरिटी। हाँ, कोलेटर सिक्योरिटी कैसे होगा? बैंक के दिए पैसे से खरीदेगा, उसको क्या बोला मैंने? सॉरी, प्राइमरी सिक्योरिटी, सॉरी। हाँ, कोलेटर सिक्योरिटी कहाँ हुआ? तो बैंक के पैसे दिया जो उसको कहाँ ले गए वो? सऊदी अरब में घर बना लिए गए वो? सिंपल सा फंडा है, बैंक के दिए गए पैसे से अगर जो भी सिक्योरिटी तैयार किया उसको बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। समझ में आया तो बोलो अहो। हाँ, आप बैंक के दिए गए पैसे से कुछ भी खरीदेगा तो वो सिक्योरिटी कहलाएगा प्राइमरी सिक्योरिटी। और उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे हाउसिंग लोन दिए उसको, है ना, और FDR भी ले लिए, तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी होगा। प्राइमरी सिक्योरिटी के सपोर्ट में जो लिए को हो गया कोलेटरल। हाँ, देखे हमारे नेताजी बोले बोले कच्चे तो बोले हैं। हाँ, वाह, बढ़िया बढ़िया। सर मॉर्गेज का कोई वैलिडिटी पीरियड भी होता है क्या? हाँ, होता है 5 ईयर। भाई मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज एक प्रभार दर्ज होता है, उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड होता है जो होता है कितने साल का होता है? 12 साल का। कितने साल का होता है? 12 साल का होता 12 है। साल। वो लिमिटेशन पीरियड वाले सेशन में पढ़ाऊंगा। और एक शेर शाह का भी एक टॉपिक लूंगा जिसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो आप क्या होता है कि मॉर्गेज में 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन का पीरियड आप वैलिडिटी पीरियड जैसा बोल रहे हैं। सपोज एक किस्त है, आज ड्यू नहीं हुआ, ठीक, आज ड्यू नहीं हुआ, तो हम मॉर्गेज का वैलिडिटी ये मानते हैं कि हम उसको जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर कार्रवाई कर सकते हैं या सूट फाइल कर सकते हैं, कोई भी दावा दायर कर सकते हैं उस किस्त के ड्यू होने के 12 साल के अंदर। तो सही है ना?
है ना सुमित चौहान जी, बात समझ गए। जी मान लीजिए सपोज आज किस्त एक ड्यू हुआ, तो आज से 12 साल तक उस पर एक्शन ले सकते हैं हम लोग, कोई दावा दायर कर सकते हैं, कोर्ट में ले सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आखिरी किस्त ड्यू हुआ तब भी तो 12 साल, हर किस्तों पे 12 साल चला जाएगा। तो आज हम उसको लोन दिए हैं शुभम भैया, आज हम 30 साल के लिए लोन दिए हैं, तो 30 साल के लिए लोन दे तो आखिरी किस्त ड्यू होगा तो भी हम उसको क्लेम कर सकते हैं। आखिरी ईएमआई कब ड्यू होगा, 30 साल बाद, तो वहां से भी तो 12 साल तो हमारे पास लिमिटेशन पीरियड है ना। तो इसीलिए एग्जाम में लिमिटेशन पीरियड ऑफ मॉर्गेज तो आप 12 साल में टिक लगा दीजिएगा। समझने के लिए जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा उससे 12 साल के अंदर हम ले सकते हैं। ठीक है, वाह सुमित भैया बहुत इंटेलिजेंट लगता है यार ये सुमित अपना, है ना, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आता है। चलिए, तो अभी कितना बज गया, हो गया। तो आज हम लोग चार्जेस ऑफ सिक्योरिटी पे अध्ययन किए हैं, और इस पर मैं मॉक टेस्ट अभी आपको देता हूं, है ना, फिर आप लोग मॉक टेस्ट करिएगा, और कोई नया सवाल होगा तो फिर हम लोग है ही हैं, है ना। और आने वाले दिनों में हम लोग जो है मैं लगातार 2-3 दिन अभी सवालों पे चर्चा करेंगे जो अभी एग्जामिनेशन में आए थे। जैसे अभी मेरे पास 100 सवाल हैं जो पिछले जनवरी महीने में एग्जाम हुए थे, जिनको हम डिस्कस नहीं किए हैं, उन 100 सवालों पर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप सहमत हैं? हाँ सहमत हैं, बोल रहे हैं। हाँ, यस अकेला सर। हमारा यस सर। है ना, एकदम रायपुर का सांसद चुना हुआ अकेला हाँ बोल रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। चलो नहीं किए तो हाँ हाँ बोले, चलिए ठीक है। तो दिक्कत ये है उसको भूलने में, है ना, दिक्कत ये है उसको भूलने में, एक बहुत बड़ी दिक्कत है उसको भूलने में कि उसके अलावा उसके बदले में किसे याद करें, है ना। ये शुभम के लिए है, शुभम के लिए है, बहुत दिक्कत है उसको भूलने में, बहुत दिक्कत है उसे भूलने में कि बताइए उसके बदले किसे याद करें। तो भैया इसे याद करो, चार्ज एंड सिक्योरिटी पे याद करो, और प्रमोशन तक किसी को याद मत करो, सिर्फ इसी को याद करो, फिर हम बताएंगे किसे याद करें। ठीक है, तो चलिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शानदार तरीके से आप, अखिलेश मीना जी आए हैं, कुछ 2 शब्द बोलिए अखिलेश जी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सर। और ओके। सुमित जी कैसे हो? बस ठीक है सर। अच्छा अरे बहुत पुराने मित्र बनते यार। अच्छा, वो सुमित जी सर से एक और सुमित सर जी एक से बात क्वेश्चन नहीं था कर, सर। ये अखिलेश जी को बताओ, हम लोग इतने सारे साथी बात करने के लिए बोले, आप सुमित जी के पीछे पड़ गए। बाद में दोनों मिलिए, अभी लाइव लाइव में आप दोनों बाद में बात कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी ऊर्जा और अच्छी शक्ति को आह्वान करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। एक शानदार रात आपको दे रहा हूं, और इस रात से शिकवा मत कीजिएगा, रात का उपयोग करिए, और सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके आप अपने जीवन की सफलता को सुनिश्चित करिए। और अगर सफलता हमारे पास है तो हम लोग हर राह पे मुलाकात करेंगे और हंसते हुए मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर सितारों को महफूज कर लो आंखों में तो रात ही रात होगी। आप भी मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हो, फिर किसी जगह मुलाकात भी होगी, फिर किसी जगह मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह, थैंक यू सो मच। नाइट सर।